जैसा कि हम सब देख रहे हैं, बहुत से लोग आपका विरोध कर रहे हैं और आपके खिलाफ झूठी चीज़ें फैला रहे हैं। आपका इतना विरोध होने के बावजूद हम सब देख रहे हैं कि आपका काम और तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। हम यही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो आपको ये सब करने के लिए ड्राइव करता है। एक शहर है जिसमें सब लोग धीरे धीरे करके गैंडे बनते जा रहे हैं, लोग गायब होते जा रहे हैं और शहर की सड़कों पर राइनोसरस दिखाई देने लग गए हैं, गैंडे। पुरानी कहानी है। एक राजा ने एक बार कहा, जो मेरे राज्य का सबसे मासूम चेहरा है, जाओ उसको खोज के लाओ, उसकी एक छवि बनवाएंगे। तो गए, खोजा, खूब खोजा, एक बच्चा मिला उन्हें मासूम। चेहरे को यहाँ पर आप चित्रित कर दीजिए, ये सबसे मासूम चेहरा है। तो ये दोनों ही छोर फिर आपको मजबूर कर देते हैं कि आप काम करते रहिए। तो कोई तो चाहिए ना जो सामने आए, इलाज करे, मुकाबला करे। कोई सामने नहीं आएगा, कोई मुकाबला नहीं करेगा, तो सब वैसे ही हो जाएंगे। पर मैं तो इनके जैसा नहीं बनूंगा, मैं जो हूं मैं वही रहूंगा, एंड दैट विल बी माय फाइट। नमस्ते सर जी, मेरा नाम मुकुल है और आपको सुनने के बाद मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए हैं और मेरा प्रश्न इसी मुद्दे से संबंधित है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, बहुत से लोग आपका विरोध कर रहे हैं और आपके खिलाफ झूठी चीज़ें फैला रहे हैं और ये वही समाज है जिसको आप कीचड़ से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं और फिर भी ये सब लोग या ये सब समाज आपके ऊपर कंकड़ फेंक रहा है। आपका इतना विरोध होने के बावजूद हम सब देख रहे हैं कि आपका काम और तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। हम यही जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो आपको ये सब करने के लिए ड्राइव करता है। एक पुरानी कहानी है, सबने सुनी होगी बचपन में, कई बार तो स्कूलों की किताबों में होती है। एक राजा ने एक बार कहा कि जो मेरे राज्य का सबसे मासूम चेहरा है, जाओ उसको खोज के लाओ और हम उसकी एक छवि बनवाएंगे। बड़े चित्रकार बुलवाए, बोले इस चेहरे को यहाँ पर आप चित्रित कर दीजिए, ये सबसे मासूम चेहरा है, कहीं महल की दीवार पे इसकी छवि उकेर दीजिए। बोले अच्छा ठीक है। तो गए, खोजा, खूब खोजा, एक बच्चा मिला उन्हें मासूम। वो सबसे दुनिया के गुण दोष अभी वो सबसे अछूता है। भीतर भीतर बीज रहे होंगे पर बाहर बाहर अभी उसमें कोई दोष विकार आए नहीं थे। तो उसको ले आते हैं और उसकी शक्ल का चित्रण कर देते हैं। फिर कई साल बीतते हैं, 20 साल। राजा का मन वो बोलता है, एक ही चीज हम क्यों रखे हुए हैं, मासूमियत। हमें बर्बरता, क्रूरता, हिंसा को भी दर्शाता एक चेहरा चाहिए। जाओ खोज कर लाओ, पूरे राज्य में सबसे ज्यादा विकृत और विभत्स चेहरा कौन सा है। तो फिर खोजने निकलते हैं। तो राज्य में तो नहीं मिलता, जंगल में मिलता है। वहां था एक, उसने अपना मिशन ही चला रखा था कि कोई अच्छा आदमी मिलेगा उसी को मारूंगा। तो उसको पकड़ के ले आते हैं, उसको पकड़ के ले आते हैं किसी कदर। तो राजा के सामने पेश करते हैं, कहते हैं ये चेहरा है। राजा देखता है, बाप रे, ऐसा खौफनाक चेहरा, जैसे भीतर इसके हिंसा और नफरत और पाप ही पाप भरा हो, इतना अज्ञान। तो राजा कहते हैं बनाओ, इसी का चित्र बनाओ, बिल्कुल सही मॉडल है ये। तो तभी देखा राजा ने कि वो रो रहा है, टप 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 टप। बोले अरे, इतना खूंखार आदमी और इसके आंसू झड़ रहे हैं, ये क्या हुआ। पूछते क्या है। बोलता है 20 साल पहले भी आपने एक चित्र बनवाया था क्या। तो राजा ने कहा हाँ। बोले तब आपने एक मासूम चेहरा खोज कर लाने को कहा था। राजा ने कहा हाँ। तो बोलता है वो मासूम बच्चा मैं ही था, वो मासूम बच्चा मैं ही था। तो ये आज जो भी हैं, जो तरह तरह से मेरा रास्ता रोकते हैं, आक्रमण करते हैं, हर तरीके की बाधाएं लाते हैं, ये भी कोई ऐसे पैदा थोड़ी हुए थे बेटा। ये भी एक दिन मासूम थे। और तुम सोचो हमारी वो कैसी
सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षणिक, धार्मिक प्रक्रिया होगी जो बच्चे को इतना ज़्यादा विकृत कर देती है कि 25, 35, 45 का होते होते वो एकदम ईविल हो जाता है। एक छोर तो ये है कि देखो कि वो पैदा कैसा हुआ था, अतीत का छोर। एक छोर भविष्य का भी है कि देखो कि इसकी संभावना है कि ये अभी भी सुधर सकता है, बेहतर हो सकता है। जिन झंझटों में पड़ गया है, जो व्यर्थ की इसने मान्यताएं बना ली हैं, ये उनसे आजाद हो सकता है। तो ये दोनों ही छोर फिर आपको मजबूर कर देते हैं कि आप काम करते रहिए। आपके सामने जो है उसकी हालत जरूर ऐसी है कि सिर्फ उसको देखोगे, सिर्फ उसको देखोगे तो लगेगा ये बचाया नहीं जा सकता। मरीज की हालत इतनी खराब है कि इसको बचा नहीं सकते, इस पर काम करना, मेहनत करना बेकार है। इस पर काम करो तो ये तो तुम्हारा ही गला पकड़ता है और गाली देता है। इसी की बेहतरी के लिए, इसी को बचाने के लिए, इसी के घर परिवार की सलामती के लिए तुम काम कर रहे हो और ये तुम्हें ही मारने को उतारू है। तो सिर्फ उसको अगर देखोगे तो यही लगेगा कि कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस इंसान के ऊपर मेहनत ज़ाया नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब पीछे देखो तो याद आता है कि एक दिन मासूम था, और आगे देखो तो दिखाई पड़ता है कि संभावना है कि अगर इसको प्रेम मिल जाए, थोड़ा कोई इसके साथ मेहनत कर ले, तो शायद ये फिर से उसी मासूमियत को पाले, ये फिर से स्वस्थ हो जाए। तो फिर आप काम करते रहते हो। लोग जैसे हैं उनको अगर देखोगे और सोचोगे कि ये ऐसे ही पैदा हुए थे और ऐसे ही मर जाएंगे, तो फिर कभी मन नहीं करेगा उनकी बेहतरी के लिए कुछ भी करने का। पर जब भी किसी को देखो जिससे बहुत नफरत उठती हो, तो पूछना अपने आप से, क्या हुआ था इसके साथ जो ये इतनी खराब हालत में आ गया। पैदा हुआ था पूरा इंसान बनने के लिए, जानवर बन गया, कैसे बन गया? और जिन ताकतों ने उसको जानवर बनाया, क्या वो ताकतें सिर्फ उस एक इंसान पर काम कर रही हैं? वो ताकतें हर एक पर काम कर रही हैं, आप पर, हम पर, हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग बाद में सुनेंगे, वो ताकतें सब पर काम कर रही हैं। वो ताकतें सबको जानवर बना देना चाहती हैं। तो आप अपने सामने अगर एक ऐसे मनुष्य को देखें जो पशुवत हो चुका है, तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ एक इंसान का खेल खराब हुआ है। ये समझिएगा कि आपको भी उसके जैसा बनाने की पूरी तैयारी चल रही है, और आपको उस तैयारी को नाकामयाब करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो सामने वाला है ये कोई विशेष किस्म का पापी है। एक तरीके से तो सहानुभूति रख के लगभग उसको विक्टिम भी माना जा सकता है। उसके साथ कुछ गलत हो गया, मासूम पैदा हुआ था, देखो उसको क्या बना दिया गया। और जो उसको बना दिया गया है, माहौल जैसा है हमारा, ये माहौल चाहता है आप भी वैसे ही बन जाएं। वो जिसको हम कह रहे हैं ना कि ये गंदे लोग हैं, घृणित लोग हैं, गाली गलौज करते हैं, अच्छे काम में अड़ंगा डालते हैं, ये सब करते हैं, वो लोग जैसे हैं आपको भी वैसा ही बनाने की तैयारियां चल रही हैं। और ये तैयारियां चलाने वाला कोई एक इंसान नहीं है, वो हम सबके भीतर बैठा हुआ अज्ञान है, द कलेक्टिव इग्नोरेंस। वो कलेक्टिव इग्नोरेंस है जो हर इंसान को जानवर बना देना चाहती है। तो जानवरों का कोई एक सैंपल, कोई एक नमूना दिख जाए तो उसको ही दोषी मत मान लिया करिए कि ये देखो मिल गया जानवर, मिल गया जानवर। एक माहौल ने उसको जानवर बनाया है, और वो जो माहौल है वो हमें भी जानवर बना देना चाहता है, उसी के जैसा जानवर बना देना चाहता है। वो जैसे वैम्पायर्स होते हैं ना, काल्पनिक, फिक्टिशियस, ये वैम्पायर जिसको काट ले वो भी क्या बन जाता है? वैम्पायर बन जाता है। ये वैसा माहौल है कि एक को खराब करो और जो खराब हो गया है अब ये 10 को खराब करेगा। एक तरह का चेन रिएक्शन है।
और इस चेन रिएक्शन की पहचान ये है कि जो खराब हो जाते हैं वो बहुत 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 ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, आग्रही हो जाते हैं, औरों को खराब करने के लिए वो खूब प्रचार करते हैं। और जो खराब अभी नहीं हुए हैं वो दूसरों को बचाने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। वो सोचते हैं हमारा नंबर तो कभी आएगा ही नहीं, हम तो बचे हुए हैं। नहीं, तुम बचे नहीं रहोगे। एक दिन एक वैम्पायर तुम्हारे घर में भी घुसेगा, एक दिन ये आग तुम्हारे घर में भी लगेगी। तो कोई तो चाहिए ना जो सामने आए, इलाज करे, मुकाबला करे। कोई सामने नहीं आएगा, कोई मुकाबला नहीं करेगा, तो सब वैसे ही हो जाएंगे। मैंने एक प्ले करा था, एग्जिस्टेंशियल प्ले। यूजीन आयोनेस्को हैं, वो एग्जिस्टेंशियलिज्म के और एब्सर्डिज्म के जो अग्रणी प्ले राइट्स में से हैं। तो उनका है राइनोसरस। तो IIM में उसको प्ले करा था, स्टेजिंग हुई थी उसकी। तो उसमें एक शहर है जिसमें सब लोग धीरे धीरे करके गैंडे बनते जा रहे हैं। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है ये। लोग गायब होते जा रहे हैं और शहर की सड़कों पर राइनोसरस दिखाई देने लग गए हैं, गैंडे। राइनोसरस से क्या आशय है? जानवर। तो प्ले दिखाना चाह रहा है कि लोग गायब हो रहे हैं और जानवर बनते जा रहे हैं। और जो ये गैंडे बनते हैं ये जाकर के किसी तरह से अपने पूरे परिवार को गैंडा बना लेते हैं और अपने दोस्त यारों को ही बना लेते हैं। तो लंबा नाटक है, करीब 2.5 घंटे का। जब वो अपने अंत में पहुंचता है तो आखिरी दृश्य उसका इस तरह से है कि मैं उसका जो केंद्रीय कैरेक्टर था उसको निभा रहा था, और जो उसकी दोस्त है, उसकी गर्लफ्रेंड है, बस ये दोनों बचे हैं और बाकी पूरा शहर गैंडा बन गया है। और ये एक इमारत में है, उसकी दूसरी तीसरी मंजिल पर है, और पूरा शहर गैंडों की एक पूरी फौज नीचे आकर के अब जमा हो गई है और वो खूब चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अब 2 ही बचे हैं, बस इन्हीं दोनों को अब जानवर बनाना शेष है। तो ये खूब चिल्ला रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, और मैं उसका हाथ पकड़े कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए तुम्हें गैंडा नहीं बनना है। एब्सर्ड है, मामला ही एब्सर्ड है, जिसमें बात बहुत ज्यादा गंभीर भी होती है लेकिन बहुत ज्यादा मजाकिया भी होती है। मैं कह रहा हूं नहीं तुम्हें नहीं बनना है। वो बोल रही है तुम अपने आप को देखो और गैंडों को देखो, गैंडों में क्या जबरदस्त ताकत है, क्या उनका संगठन है, क्या उनकी एकता है, और क्या उनका संगीत है। वो क्या संगीत है वो सब, हाँ। तो वो भी जाकर के कूद जाती है गैंडों के बीच में और गैंडी बन जाती है। अब वो अकेला बंदा बचता है, अकेला अकेला। और उसका जो आखिरी स्पीच है, जो मोनोलॉग है, वो यही है कि कुछ हो जाए, इसके बाद क्या होगा मैं नहीं जानता, पर मैं तो इनके जैसा नहीं बनूंगा, मैं जो हूं मैं वही रहूंगा, एंड दैट विल बी माई फाइट। अच्छे अच्छे लोग हैं पूरे नाटक में। मैंने कहा 2.5 घंटे का है, तो उसके अच्छे दोस्त हैं, वो एक जगह काम करता है, उसका बॉस है, कलीग्स हैं, कई लोग हैं, 17 कैरेक्टर थे उसमें कुल। ये सब के सब गैंडे बनते दिखाए गए हैं, सब के सब। एक तो बीमार पड़ा है, तो वो सीन ही ऐसा था कि अंधेरे में हो रहा है, वो यहाँ पे बीच में एक बेड डला हुआ है और उसने मुंह इधर को कर रखा है जो बीमार होकर लेटा है, और अपने यहाँ पट्टी बांध रखी है, और बीमार पड़ा है, उससे मिलने जाता है, और ऐसे मिलने जाता है और पूछता है क्या है, क्या हो गया? तो कहता हटो यहाँ से। बोलता है लगता है तुम्हारा गला खराब है, तुम्हारी आवाज़ भारी हो रही है। फिर उसका छूता है हाथ, बोलता है तुम्हारी खाल इतनी मोटी क्यों होती जा रही है? अच्छा, शायद बीमारी की वजह से है। फिर बोलता है अरे माथे पर पट्टी बांध रखी है, ये माथे में चोट लगी है, घूमड़ कैसे निकल रहा है? और जब वो इससे इतना पूछ लेता है तब वो उठता है पूरा और वो गैंडा बन रहा है। अच्छे अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, जो जानवर बनते जा रहे हैं। इन जानवरों से लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम इनको मारना चाहते हैं। मैं अक्सर संघर्ष की भाषा बोलता हूं, कहता हूं संघर्ष करो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इन्हें मार देना है। भूलिए नहीं कि वो जो सबसे खूंखार आदमी था वो भी एक दिन मासूम बच्चा था, और भूलिए नहीं कि अभी भी उसको बचाया जा सकता है। और अगर नहीं बचाया गया तो ऐसा नहीं कि बस एक जिंदगी जाएगी। अगर वो जानवर बना रहा तो अपने जैसे
10 नहीं बेटा, 1000 लाख और पैदा करेगा। जानवर होने का मिशन ही यही होता है कि अब मैं सबको जानवर बना के मानूंगा। आम आदमी, अच्छा आदमी, भला आदमी, साधु आदमी बहुत ज्यादा अपने आप को आमतौर पर प्रेरित नहीं पाता प्रचार करने के लिए, क्योंकि वो अपने एकांत में भी जाकर के चुपचाप शांत आनंद से बैठ सकता है। पर गड़बड़ लोगों में ये टेंडेंसी ज्यादा पाई जाती है कि मैं गड़बड़ हूं तो सबको गड़बड़ करके मानूंगा। तो ये जो आदमी गड़बड़ हो गया है, जानवर हो गया है, इसको ठीक करो, नहीं तो ये सबको जानवर बना देगा। जाओ उससे एंगेज करो, उससे बात करो, उसे डांटो, भले ही समझाओ, जो भी कर सकते हो। कभी प्यार से बात करनी पड़ेगी, कभी लताड़ना पड़ेगा जोर से, जो भी तुम्हें युक्ति लगानी है लगाओ, लेकिन उससे जाकर एंगेज करो, बात करो। क्योंकि अब वो वायरस है, अब वो वायरल होगा, वो न जाने कितनों तक पहुंचेगा, फैलेगा, सबको खराब करेगा। तुम ये नहीं कह सकते कि हम तो अपना दामन बचाकर बैठे रहेंगे अलग, हम तो पाक साफ आदमी हैं, हम गंदे लोगों से जाकर गाली गलौज थोड़ी ही करते हैं। भाई वो वायरस है, वो फैल रहा है, और तुम कह रहे हो कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। कब तक बचे रहोगे? कब तक बचे रहोगे? लेकिन जैसा कहा, ये याद रहे कि आप उससे एंगेज करने नफरत लेकर नहीं जा रहे। आप उससे एंगेज करने भी जा रहे हो तो आपको ये याद है कि ये भी एक दिन मासूम था और इसकी मासूमियत इसे वापस लौटाई भी जा सकती है। आप बड़ी जिम्मेदारी लेके उसके पास जा रहे हो। आ रही है बात समझ में? नॉन एंगेजमेंट का विकल्प नहीं है। ये जो हमारे मध्यम वर्ग में चलता है ना कि हम तो सज्जन आदमी हैं, भले आदमी हैं, हम लफड़ों में नहीं पड़ते। मेरे पसंदीदा हैं धूमिल, बिल्कुल दिल जीत लिया था उन्होंने मेरा जब आपकी उम्र का था। तो बोलते हैं जो अपना हाथ मैला होने से डरता है वो एक नहीं 11 कायरों की मौत मरता है। और हमारे साथ समस्या ये है कि हमारे साथ ज्यादातर वही लोग हैं जो अपना हाथ मैला होने से बहुत डरते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सब पंगेबाजी, इसमें हम नहीं पड़ते हैं, ये तो गुंडे हैं, गुंडे, गुंडों से जाकर हम थोड़ी मुंह लगेंगे, और किसी से जाकर कोई बात क्यों करनी, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करने दो। ऐसे नहीं होता बाबा, आप पूरी प्रक्रिया को समझ ही नहीं रहे। क्या चल रहा है, आप उस फिनोमिना को इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे हो। आप बहुत मूर्खता की बात कर रहे हो कि उन्हें उनका काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। ये ऐसी सी बात है कि वायरस को वायरस का काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। भाई वायरस का काम ही यही है कि वो तुम्हें तुम्हारे काम से रोक दे। वायरस के पास और कोई काम है ही नहीं, और वो घुसेगा तुम्हारे भी शरीर और व्यवस्था के भीतर। तुम जाकर उससे बात नहीं करोगे अगर तो। विचार करिएगा, कैसे हो जाता है कि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा या बच्ची पैदा होता है और हम बिल्कुल उसको पाप मूर्ति बना देते हैं। सोचिए कैसे होता होगा, कितने गंदे तरह के प्रभावों से हम उसको गुजारते हैं। और फिर जब वो बिल्कुल पाप का पुतला बन जाए, इविल पर्सोनिफाइड, तो हम कहते हैं इसको मार दो। उसको वैसा बनाया किसने है? हाँ मैं जानता हूं बिल्कुल चॉइस होती है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि माहौल का भी असर होता है। ये भी हमारे पास विकल्प होता है कि हमारे ऊपर जो माहौल का असर है उसको स्वीकार करें कि नहीं करें, वो भी होता है। लेकिन आम आदमी इतना ताकतवर नहीं होता, ना इतना समझदार कि वो जान पाए कि उसका माहौल क्या खेल खेल रहा है उसके साथ, उसे किस रंग में रंग रहा है। तो आम आदमी बेचारा अपनी बेहोशी में ही माहौल का शिकार बन जाता है। जो लोग आते हैं मुझे मेरे काम को उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके पास कुछ मान्यताएं हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए क्या वो लोग उन मान्यताओं के साथ पैदा हुए थे? उनके पास एक बिलीफ सिस्टम है। वो बिलीफ सिस्टम क्या उन्हें गर्भ में ही मिल गया था? एक माहौल है जो बच्चे के मन में, फिर जब वो बड़ा हो रहा होता है उस समय उसके मन में मान्यताएं बैठा देता है, और उन कह देता है ये मान्यताएं हैं, इन्हीं मान्यताओं को सच मानना। मान्यता माने बिलीफ, इसको सच मानना, और कोई इन मान्यताओं के खिलाफ जाए तो उस पर आक्रमण कर देना। वो प्रक्रिया बस उस एक इंसान के साथ नहीं हो रही है जिसको आज हम इविल बोल देते हैं। वो प्रक्रिया
हम सबके साथ चल रही है और जितने बेखबर हैं सब मरेंगे, गाफिल गोता खाएगा, ज्ञानियों ने कहा है। जितने लोग सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता या ये मेरे घर में नहीं हो सकता, सबके घरों में हो रहा है और आपको पता लगते लगते बहुत देर हो चुकी होगी। ये कोई पर्सन टू पर्सन क्वेरल नहीं है, ये दो प्रिंसिपल्स हैं जो इटरनली सदा से एक दूसरे से टकराते रहे हैं। एक को कहते हैं सत्य और एक को कहते हैं माया, एक को कहते हैं तथ्य और एक को कहते हैं मान्यता, और ये दोनों कभी साथ साथ चल नहीं सकते। तो इन दोनों में संघर्ष लाजमी है। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, किसी विद्वान ने कहा है, द डेंजर इन फाइटिंग मॉन्स्टर्स इज दैट यू योरसेल्फ माइट बिकम अ मॉन्स्टर। तो मॉन्स्टर से लड़ने जाएं तो ये मत कर लीजिएगा कि आप भी मॉन्स्टर बन जाएं। हमारा उद्देश्य सिर्फ किसी को आहत करना नहीं हो सकता। हाँ, कई बार डांटना पड़ता है, डांटेंगे भी, पर उस डांट के पीछे भी सद्भावना होनी चाहिए। मंशा यही होनी चाहिए कि किसी तरह ये सुधर जाए, और सुधरे नहीं भी तो कम से कम इसका जहर कुछ कम हो जाए। सोचो कितना खूबसूरत दिन होगा कि जिस दिन कोई अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन जाए। हमें वो दिन क्यों नहीं चाहिए? क्यों कहें कि गर्दन काटनी है अंगुलीमाल की? कि कोई डाकू रत्नाकर ऋषि वाल्मीकि बन जाए? हम वो दिन क्यों ना मांगे? और ये कहते हुए मुझे बिल्कुल पता है कि एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। बहुत लोग इतनी दूर चले गए होते हैं कि उनको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। स्वयं श्री कृष्ण के लिए संभव नहीं था कि शकुनी और दुर्योधन को सुधार दें, तो उनका संहार ही करना पड़ा। लेकिन संहार आखिरी विकल्प होना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी पहले संधि का प्रयास किया था। तो मंशा यही होनी चाहिए कि समझाऊं, सुधारूं, और जब दिखाई दे कि नहीं सुधर रहा तब देखेंगे क्या करना है।